नमस्कार विद्यार्थियों, आज मैं फिर से आप लोगों के सामने उपस्थित हुई हूँ। पिछले वीडियो में हमने शब्द के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जाना था। उससे आगे आज हम सीखेंगे तत्सम और तद्भव। तत्सम और तद्भव को सीखने से पहले हमें ये समझना होगा कि शब्दों का वर्गीकरण किस प्रकार से हुआ है और तत्सम और तद्भव जो हैं वो किस पार्ट का हिस्सा है। ठीक है, आइए देखते हैं। सबसे पहले शब्दों का वर्गीकरण। हमारे जो शब्द हैं उन्हें शब्द हमारे असंख्य हैं, मतलब अनगिनत शब्द हैं हमारी हिंदी भाषा में। उन शब्दों को अच्छी तरह से अध्ययन करने के लिए इनको 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से वो भाग हैं, आइए देखें। नंबर 1 है उत्पत्ति के आधार पर। देखो, कोई चीज़ जब लेंदी होती है तो उसको जब हम अध्ययन करते हैं ना, तो उसको हम कुछ भागों में बांट लेते हैं, जिससे उसका अध्ययन करने में हमें आसानी हो जाए। इसी तरह से हमारे शब्द हैं। हमारा शब्दकोश जो है वो बहुत बड़ा है, जिसको पढ़ना बहुत मुश्किल है। तो उसी को आसान बनाने के लिए शब्दों को 4 भागों में बांट दिया गया है। नंबर 1 उत्पत्ति के आधार पर, नंबर 2 अर्थ के आधार पर, नंबर 3 बनावट के आधार पर और नंबर 4 प्रयोग के आधार पर। इन 4 भागों में शब्दों को बांटा गया है। और फिर इनके भी भाग हुए हैं। उत्पत्ति के आधार पर भी शब्दों को 4 भागों में बांटा गया है। उत्पत्ति के आधार पर शब्द हैं तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। उत्पत्ति के आधार पर मतलब शब्दों की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, उस आधार पर शब्दों को 4 भागों में बांट दिया गया है। अर्थ के आधार पर हमारे सार्थक और निरर्थक 2 भागों में बांट दिया गया है। उसके बाद है बनावट के आधार पर। बनावट के आधार पर भी हमारे शब्दों को 3 भागों में बांटा गया है, रूढ़ शब्द, यौगिक और योग रूढ़ शब्द। उसके बाद हमारा है प्रयोग के आधार पर। शब्दों को हम प्रयोग किस प्रकार से करते हैं, उसके आधार पर भी शब्दों को 2 भागों में बांट दिया गया है। कौन कौन से वो, विकारी और अविकारी। ठीक है बच्चों, सबसे पहले आप इस चार्ट का स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि जब आप पढ़ेंगे तो आपको इससे समझने में आसानी होगी। चलिए ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। हम सीखेंगे सबसे पहले उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद तत्सम और तद्भव को। तो आज हम सीखेंगे तत्सम और तद्भव। यह हमारे उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के वर्गीकरण में आते हैं। तत्सम और तद्भव ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द हैं। यह आप कोई भी परीक्षा जिसमें हिंदी विषय आता है उसमें ये टॉपिक अवश्य आएगा। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो इसको बहुत अच्छे से समझना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है तत्सम तद्भव आते हैं तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और उनमें भेद करना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए आज हम आपको तत्सम और तद्भव को समझने के लिए उसके पीछे का जो इतिहास है उसे समझना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। क्योंकि जब तक हम किसी चीज़ का बैकग्राउंड नहीं समझते हैं ना, तो उस चीज़ की ट्रिक को भी लगाना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। कोई भी चीज़ जो हम ट्रिक से समझते हैं ना, ट्रिक शॉर्ट टर्म का काम है, हम कुछ समय के लिए तो लर्न कर सकते हैं, लेकिन ट्रिक को लागू करने के लिए हमें उसे पीछे से उसका क्या इतिहास है, क्या उसका बैकग्राउंड है, इसको समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। जब हम उसको अच्छे से समझे रहेंगे तो ट्रिक के माध्यम से हम आसानी से उनको पकड़ पाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि तत्सम और तद्भव। तत्सम शब्द बना कैसे है। तत्सम शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, तत् प्लस सम। तत् मतलब, तत् का अर्थ है उसके, और सम मतलब समान, अर्थात उसके समान। उसके किसके, हमारी संस्कृत भाषा। उसके समान मतलब संस्कृत भाषा से निकला हुआ शब्द। तद्भव, तद मतलब उससे, भव मतलब होना, यानी कि उससे उत्पन्न होना। कहाँ से उत्पन्न होना,
संस्कृत भाषा से ही उत्पन्न हुआ है, लेकिन धीरे धीरे उसका रूप बदल गया है। अब ये दो शब्द आपको बहुत कठिन लग रहे होंगे, ये चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही होंगी। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ये हमारी जो भाषाएं हैं उनका जन्म कहाँ से हुआ। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं हमारी जो भाषाएं हैं, भाषाओं का जन्म कहाँ से हुआ। सबसे पहले था हमारा वैदिक संस्कृत। कौन सी भाषा थी बच्चों? वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत यानी कि वेदों से उत्पन्न संस्कृत। जिस संस्कृत में वेदों की रचना हुई उसे हम वैदिक संस्कृत कहते हैं। उस समय सबसे पहले वैदिक संस्कृत का जन्म हुआ था, जिसमें हमारे वेद लिखे गए थे। लेकिन वैदिक संस्कृत जो थी वो जो हमारे जनता थी उसके लिए समझना कठिन हो गया था। समझना और बोलना दोनों ही कठिन हो गया था। तो ज़रूरत के हिसाब से जैसे भाषाओं में परिवर्तन होता है, उसी तरह से लोगों ने इस भाषा को परिवर्तित करके दूसरी भाषा को जन्म दिया, लौकिक संस्कृत। दूसरी भाषा मतलब इससे कुछ आसान। जब किसी भाषा में वेदों की रचना हो जाए या फिर किसी पुस्तक की रचना हो जाए तो वो व्याकरणिक नियमों में बंध जाती है, और जो भाषा व्याकरणिक नियमों में बंधी होती है वो अपने आप में कठिन होती है। तो इससे इस परेशानी को ध्यान में रखते हुए लोगों ने अपनी ज़रूरत के हिसाब से थोड़ी सी संस्कृत को सरल बना के भाषा को जन्म दिया। उसे कहा गया लौकिक संस्कृत। लौकिक मतलब लोक में उत्पन्न, मतलब लोगों द्वारा उत्पन्न की गई संस्कृत, वो हो गई हमारी लौकिक संस्कृत। फिर जैसे जैसे समय व्यतीत हुआ, लोगों इस लौकिक संस्कृत में भी रचनाएं हो गई। इस लौकिक संस्कृत में भी रचनाएं हो गई और ये भी व्याकरणिक नियमों में बंध गई। तो ये भी कठिन हो गई। जब ये व्याकरणिक नियमों में बंध गई तो ये भी कठिन हो गई। उसके बाद हमारे 24वें तीर्थंकर आए थे, सभी जानते होंगे, महावीर स्वामी, ठीक है। और हमारे गौतम बुद्ध, जिन्होंने बौद्ध धर्म को प्रसार किया था, तो उन्होंने देखा कि लौकिक संस्कृत कठिन है। अगर इसमें हम जनता को उपदेश देंगे तो जनता शायद हमारी बातों को अच्छे से समझ ना पाए। तो उन्होंने एक सरल भाषा को जन्म दिया जिसका नाम था पाली। पाल प्लस प्राकृत। जैन महावीर ने और हमारे महात्मा बुद्ध ने पाली और प्राकृत में अपने अपने उपदेश दिए, जिससे जनता को आसानी से समझ में आ जाए। लेकिन समय बीतता गया और धीरे धीरे ये भाषा भी कठिन हो गई। लोगों के लिए ये भाषा भी कठिन हो गई। तो इस भाषा से दूसरी भाषा ने जन्म लिया जिसका नाम था अपभ्रंश। अपभ्रंश, अपभ्रंश मतलब भ्रष्ट भाषा। कहना तो नहीं चाहिए भ्रष्ट भाषा, लेकिन अपभ्रंश का अर्थ होता है भ्रष्ट, यानी कि बिगड़ा हुआ रूप। भाषा के लिए हम बोल सकते हैं उसका बिगड़ा हुआ रूप। अपभ्रंश मतलब इतनी भाषाओं का बिगड़ा हुआ रूप, जिसे दिया गया नाम अपभ्रंश भाषा, ठीक है। फिर अपभ्रंश भाषा से ही जन्म हुआ सौर सेनी का। अपभ्रंश भाषा से जन्म हुआ सौर सेनी से, सौर सेनी भाषा का। और सौर सेनी भाषा से ही हमारा जन्म हुआ हिंदी भाषा का। किसका जन्म हुआ? हिंदी भाषा। तो हमें हिंदी तक आने के लिए इतने लंबे इतिहास से होकर हमारी हिंदी आई है। हिंदी तक पहुंचने के लिए हमें इतनी भाषाओं से होकर के गुजरना पड़ा था। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, वैदिक संस्कृत, सबसे पहले वेदों की जो भाषा थी उसे वैदिक संस्कृत नाम दिया गया। वैदिक संस्कृत बहुत कठिन हो गई तो लोगों ने सोचा कुछ सरल भाषा का यूज किया जाए, तो लौकिक संस्कृत बनी। और लौकिक संस्कृत भी जब लौकिक संस्कृत में भी जो रचनाएं हो गई तो वो और कठिन हो गई, तो आई पाली और प्राकृत। पाली और प्राकृत आई, जिसमें बौद्ध और महावीर ने अपने उपदेश दिए। उसके बाद
इस भाषा में भी रचनाएं हो गई, महात्मा उनके बुद्ध के उपदेशों की रचनाएं हो गई, ग्रंथ बन गए, तो वो भी कठिन हो गई। तो उसके बाद आई अपभ्रंश, मतलब इसका बिगड़ा हुआ रूप, पाली और प्राकृत का बिगड़ा हुआ रूप अपभ्रंश भाषा के रूप में हमारे सामने आया। फिर अपभ्रंश भाषा से ही सौर सैनी भाषा का विकास हुआ और सौर सैनी से हमारी हिंदी भाषा का विकास हुआ। अब हम आते हैं, अभी इस इतिहास को समझने के बाद हम अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। देखिए, जैसे कि यहाँ लिखा था तत्सम, तत्सम मतलब उसके समान, उसके किसके? वैदिक संस्कृत के समान। किसके समान? वैदिक संस्कृत के समान। तो वैदिक संस्कृत से जो शब्द वैदिक संस्कृत से लौकिक संस्कृत तक आए, लौकिक संस्कृत से पाली में आए, पाली से अपभ्रंश में आए, अपभ्रंश से सौर सैनी में आए और सौर सैनी में से हिंदी में आ गए, लेकिन इनकी रूप में परिवर्तन नहीं हुआ। ये जैसे शब्द वैदिक संस्कृत में थे और वही शब्द लौकिक संस्कृत में रहे, वही पाली में रहे, वही प्राकृत में रहे, वही अपभ्रंश में रहे और वही सौर सैनी में हुए रहे, मतलब इनका रूप बिल्कुल भी परिवर्तित नहीं हुआ। उन्हें हम बोलते हैं तत्सम, यानी कि उसके समान। किसके समान? वैदिक संस्कृत के समान। उसके बाद आया तद्भव शब्द। तद्भव शब्द में क्या था कि ये वैदिक से लौकिक संस्कृत में आए, इनका शब्द के रूप में परिवर्तन हो गया। लौकिक से ये पाली में आए, इनके रूप में और परिवर्तन हो गया। पाली से ये अपभ्रंश में आए, इनके रूप में और परिवर्तन हो गया। अपभ्रंश से ये सौर सैनी में आए, इनके रूप में और परिवर्तन हो गया। फिर ये हिंदी में आ गए, इनमें और परिवर्तन हो गया। मतलब ये धीरे धीरे परिवर्तित होते गए, इसीलिए इनका नाम रख दिया तद्भव, मतलब उससे उत्पन्न होना। मतलब संस्कृत से ये उत्पन्न तो हुए हैं, लेकिन धीरे धीरे इनके रूप में परिवर्तन होता गया। ठीक है बच्चों, आगे आप लोगों को समझ में? ठीक है बच्चों, अब हम आते हैं तत्सम तद्भव को समझने की ट्रिक पर, कि हम इनको ट्रिक के माध्यम से कैसे समझ सकते हैं। जब हमारे परीक्षा में प्रश्न आएंगे तो हम कैसे उनको जल्दी से जल्दी अंतर कर पाएंगे, क्योंकि समय हमारे पास बहुत कम होता है और कुछ ट्रिक ऐसी होती हैं जिनके माध्यम से हम जल्दी से तत्सम और तद्भव शब्दों में अंतर कर पाते हैं। जैसे छ, त्र, ज्य, ये जो हमारे संयुक्त व्यंजन है, ये तीन व्यंजन, जिस भी शब्द में इन तीनों में से कोई भी एक व्यंजन आ जाए तो आप समझ लेना वहाँ पर तत्सम शब्द है। बच्चों, ये जो ट्रिक होती है ना, ये हमारे काम तो आती है, लेकिन ये कहो कि ये 100% काम आएगी, ऐसा नहीं होता है। कई बार हमें कुछ अपवाद भी मिल जाते हैं, लेकिन जैसे हम कह सकते हैं कि जो गहन अध्ययन करता है ना, तो उस गहन अध्ययन से हमें कुछ चीज़ें सामने आती हैं जिनको देखकर हम किसी चीज़ को समझ पाते हैं। तो वही चीज़ हम आप लोगों के सामने लेकर के आए हैं। जैसे छ, त्र, ज्ञ, ये चीज़ तो 100% है, मतलब जहाँ पर ये इन तीनों में से कोई भी एक वर्ड मिल जाएगा तो आप समझ लेना वो शब्द जो है वो तत्सम है। दूसरा है ऋ, ऋषि, री, मतलब री की जो मात्रा, जिस भी शब्द में री की मात्रा आपको मिल जाए वो हमारा तत्सम शब्द ही होगा। अगला है रा, रा की बेटा कोई मात्रा नहीं होती है। जैसे आप कहते हो कि रा की मात्रा नहीं होती, मात्रा हमारी 10 ही होती हैं जो कि स्वरों की होती हैं। रा हमारा क्या है? व्यंजन है। तो रा के हमेशा रूप होते हैं। रा के कितने रूप होते हैं? 3 रूप होते हैं। जैसे रा के हमारे 3 रूप हैं, धर्म, क्रम, ट्रक। अब आप लोगों ने देखा ये वाला रा हमारा होता है रेफ वाला रा, इसको बोलते हैं रेफ वाला रा। और ये रा, ये जो रा होता है इसमें आधा रा होता है। रेफ वाले रा में हमारा जो रा होता है वो आधा होता है, लेकिन बहुत से बच्चे यही समझते हैं कि इनमें भी आधा रा होता है, लेकिन नहीं, इस रूप में हमारा रा पूरा होता है। और जो दूसरा व्यंजन जो हमें पूरा दिखाई दे रहा है वो आधा होता है, इसमें क आधा, रा पूरा है। ट्रक, इसमें रा का ये वाला रूप है, तो इसमें भी ट आधा है और ये वाला र पूरा है। तो ये रूप जो है ट्रक, तो मैंने आप लोगों को रा के रूप समझाने के लिए बोल दिया, ठीक है। लेकिन ट्रक जो शब्द जो है वो अंग्रेजी का शब्द है, ठीक है। उस समय ट्रक नहीं हुआ करते थे जब वैदिक संस्कृत चलती थी। तो आप ये समझ लो
कि इन दोनों में से कोई सा भी राह का रूप आपको मिल जाए, परीक्षा में जब आप जाओगे तो इन दोनों में से कोई सा भी राह का रूप आपको मिल जाए तो समझ लेना वो तत्सम शब्द है। ठीक है, अगला है अनुस्वार। अनुस्वार की आप सभी जानते हैं मात्रा। अनुस्वार, अनुस्वार जिस वर्ण शब्द में हो वो शब्द आपका हमेशा कैसा होगा? तत्सम शब्द होगा। जैसे कंगन, हमने लिखा कंगन, तो ये शब्द हमारा कैसा है? तत्सम शब्द है। अच्छा, उसके बाद अगर आपको ये मिल जाए चंद्र बिंदु, अनुनासिक वाली, अनुनासिक की मात्रा मिल जाए तो आप समझ लेना ये हमारा तद्भव है। क्या है? तद्भव। चंद्र बिंदु वाला हमेशा तद्भव होता है, यह हमारा तद्भव रूप है, तत्सम का बिगड़ा हुआ रूप, ये चंद्र बिंदु। जिसे चंद्र बिंदु किसी भी शब्द में लगी हो तो वो हमारा तद्भव होगा। जैसे चांद, चांद शब्द हमारा क्या है? तद्भव है, और हमने ऐसे लिख दिया चंद्र, ऐसे आप समझ सकते हो, जैसे चांद और चंद्र। यहाँ पे चांद पे हमारा अनुनासिक की मात्रा है, ठीक है, और यहाँ चंद्र पे हमारी अनुस्वार है। तो जहां पर अनुस्वार है तो आप देख लो ये हमारा तत्सम रूप है, लेकिन जहां पर चंद्र बिंदु है वो हमारा तद्भव रूप है। ये चांद का, चंद्रमा का ये तद्भव रूप है और ये तत्सम रूप है। आगे आप लोगों को समझ में। अच्छा, एक चीज तो बच्चों, आज आपने सीखा तत्सम और तद्भव की ट्रिक। अभी ये पार्ट आपका पूरा नहीं हुआ है, अभी ये अधूरा है। इसका हम अगला पार्ट लेके आएंगे आगे, ठीक है। तो इस तब तक के लिए आप लोग इस टॉपिक को समझिए और इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिए और इस चैनल को ग्रो करने में हमारी मदद कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।